बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हम चैप्टर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के कंप्रीहेंशन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर पैरेलल फोर्सेस, डिफरेंशिएट बिटवीन लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए फिगर। कि सबसे पहले हमने पैरेलल फोर्सेस के बारे में बताना है कि वो क्या होती हैं, और उसके बाद लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के दरमियान डिफरेंस बताना है, और इस डिफरेंस को हमने फिगर की मदद से एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले अगर हम पैरेलल फोर्सेस की बात करें तो जैसा कि नाम से जाहिर है, ऐसी फोर्सेस जो आपस में पैरेलल हों उनको पैरेलल फोर्सेस का नाम दिया जाएगा। द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। जैसे कि अगर हमारे पास हम दो वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं, वो दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों, उनकी डायरेक्शन जो भी हो, तो उन वेक्टर्स की मदद से जो फोर्स शो की गई है उसको हम पैरेलल फोर्सेस का नाम देंगे। अब इनकी अगर हम डिफरेंस देखें पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का, तो लाइक पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो आपस में पैरेलल हों और उनकी डायरेक्शन सेम हो, और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस होंगी जो आपस में पैरेलल हों लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो। लाइक पैरेलल फोर्सेस की जो रिजल्टेंट हम कैलकुलेट करते हैं वो इक्वल होता है F1 प्लस F2 के, और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट कैलकुलेट किया जाता है F1 माइनस F2 के। इनकी डायरेक्शन सेम होती है, इस वजह से इनको सिंपली ऐड कर दिया जाता है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से एक फोर्स से दूसरी फोर्स को माइनस किया जाता है। तीसरा डिफरेंस क्या है कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक बैग के अंदर एप्पल अगर मौजूद हो तो उनका जो वेट है वो डाउनवर्ड होता है, सबका वेट डाउनवर्ड होता है, तो वो जो वेट है वो पैरेलल फोर्सेस हमारे पास बनती हैं। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अगर एप्पल्स हों, इनका हम वेट देखें तो सबका वेट डाउनवर्ड होता है, तो वेट्स को अगर हम फोर्स का नाम दें तो वो फोर्सेस क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं। और जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं, सपोज एक स्ट्रिंग के साथ हम हैंग कर देते हैं, एक बॉक्स या एप्पल हैंग कर देते हैं, तो उसका वेट डाउनवर्ड होता है जबकि टेंशन उसमें स्ट्रिंग में अपवर्ड होती है। तो ये दो फोर्सेस आपस में पैरेलल हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस वजह से इनको अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का नाम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डू यू ऐड फोर्सेस बाय द हेड टू टेल रूल। आप हेड टू टेल रूल की मदद से फोर्सेस को कैसे ऐड कर सकते हैं, इसको हमने फिगर डायग्राम बना के स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है, और इसके एंड पे रिजल्टेंट फोर्स की डेफिनेशन भी बतानी है। तो सबसे पहले फोर्सेस को ऐड कैसे करते हैं हेड टू टेल रूल की मदद से। हेड टू टेल रूल में हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे जिसकी मदद से हम कुछ फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि फर्स्ट सिलेक्ट अ सुटेबल स्केल, देन ड्रॉ द वेक्टर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस अकॉर्डिंग टू द स्केल सच एज वेक्टर A, B एंड C। सबसे पहले हमने एक प्रॉपर सूटेबल स्केल बनाना है, क्योंकि फोर्स की जो होता है यूनिट वो न्यूटन होता है। न्यूटन हम पेज के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते, ड्रॉ करने के लिए उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, और एक सूटेबल स्केल की मदद से जो पेज के ऊपर जितने लाइंस ड्रॉ भी हो सकें। तो वो सूटेबल स्केल सेलेक्ट करने के बाद हम उन वेक्टर्स को अकॉर्डिंग टू स्केल ड्रॉ कर देते हैं। सपोज हमारे पास 3 वेक्टर्स थे A, B, C, तो उनका जो मैग्नीट्यूड था और जो डायरेक्शन थी उसी तरह से उनको ड्रॉ कर दिया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि फर्स्ट वेक्टर A को हम कंसिडर करेंगे, टेक एनी वन ऑफ द वेक्टर एज ए फर्स्ट वेक्टर A, यानी कि वेक्टर A को हमने सपोज कर लिया कि ये एक फर्स्ट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वही रखा, उसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। दूसरे नंबर पे क्या किया कि टेक एनी वन ऑफ ड्रॉ द नेक्स्ट वेक्टर B such that its tail coincides with the head of the first vector A। सेकंड वेक्टर B जो है इसको एज इट इज हमने यहाँ पे ड्रॉ किया इस तरह से कि सेकंड वेक्टर B वेक्टर की जो टेल है वो A वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करनी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वही रखना है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में हमने ड्रॉ करना है C वेक्टर, और C वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वही रखनी है, सिर्फ C वेक्टर की जो टेल है वो B वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन होनी चाहिए। लास्ट में हम क्या करेंगे
कि फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन कर देंगे, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर आ जाएगा। इस आर को हम क्या नाम देंगे? रिजल्टेंट वेक्टर का नाम देंगे। ये जो वेक्टर है ये हमारे पास इन तमाम वेक्टर्स का कंबाइन इफेक्ट होता है। यानी कि अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन की बात करें, जो इस क्वेश्चन का लास्ट हिस्सा है कि रिजल्टेंट फोर्स को डिफाइन करें, तो रिजल्टेंट फोर्स एक सिंगल फोर्स होती है जो सेम इफेक्ट होता है, कंबाइंड इफेक्ट होता है, जो कि बाकी फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं। यानी कि अगर इन तीन फोर्सेस का हम कंबाइन इफेक्ट कैलकुलेट करें तो वो इन टर्म्स ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ए वेक्टर f इज मेकिंग एंगल थीटा विद x एक्सिस। एक वेक्टर f है और वो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। उस फोर्स f को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। तो हम कंसिडर करते हैं कि एक फोर्स F है जिसको लाइन OA से ड्रॉ किया गया है और ये x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर AB ऑन x एक्सिस फ्रॉम A पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस AB लाइन पे। AB परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पॉइंट A से OB लाइन पे, ठीक है। या आप यूं कह लें कि x एक्सिस पे A पॉइंट से AB परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, OA इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय OB एंड BA। अगर हम हेड टू टेल रूल की मदद से देखें तो ये जो OA वेक्टर है ये OB और BA का रिजल्टेंट है। यानी कि सपोज ये फर्स्ट वेक्टर था, ये सेकंड वेक्टर जिसकी टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन की गई है। तो ये जो ड्रॉ किया है फोर्स F OA, ये रिजल्टेंट वेक्टर है जो इन दो फोर्सेस के सम के इक्वल है। नेक्स्ट हमने क्या किया कि कंपोनेंट्स जो हैं OB और BA वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, इस वजह से इनको परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहेंगे। और ये किसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं? इस वेक्टर OA के। अगर हम OA को F से रिप्रेजेंट करें तो OB को Fx से रिप्रेजेंट कर दें और AB को Fy से रिप्रेजेंट कर दें। ये OB x एक्सिस के अलोंग है तो इसको Fx से, और AB y एक्सिस के अलोंग है तो इसको Fy से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर हम हेड टू टेल रूल की मदद से देखें तो ये जो फोर्स F है ये इक्वल है वेक्टर Fx प्लस वेक्टर Fy के। F इक्वल टू Fx प्लस Fy। मैग्नीट्यूड जो है Fx एंड Fy का हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि हमने तो इस फोर्स की मदद से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स Fx और Fy कैलकुलेट करने हैं ना, तो Fx कैलकुलेट करने के लिए हम इस ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं, ट्रायंगल OAB। इस ट्रायंगल में अगर हम cos थीटा अप्लाई करें तो cos थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, यानी कि OB ओवर OA। OB हमारे पास Fx की इक्वल है और OA F के इक्वल है, तो cos थीटा इक्वल आ गया Fx ओवर F के। ये F इधर डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि Fx इक्वल आ जाता है F cos थीटा के। और इसी तरह अगर हम इस ट्रायंगल पे sin थीटा अप्लाई करें तो sin थीटा इक्वल आ जाता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसमें परपेंडिकुलर AB है और हाइपोटेन्यूज OA है, तो BA ओवर OA इक्वल होगा, BA Fy नाम दिया था और OA F के इक्वल है, तो ये sin थीटा इक्वल आ जाता है Fy ओवर F के। यानी कि F अगर उधर जाकर मल्टीप्लाई हो तो Fy इक्वल आ जाएगा F sin थीटा के। तो ये एक फोर्स F की मदद से इसके दो कंपोनेंट्स, हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स Fx एंड Fy हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है फोर्स की इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, उसके कंपोनेंट्स की मदद से। यानी कि ये उस पिछले क्वेश्चन का उलट है, उसमें फोर्स गिवन थी और ये जो कंपोनेंट्स थे ये कैलकुलेट करने थे। इसमें हमारे पास कंपोनेंट्स हैं और उस कंपोनेंट की मदद से फोर्स कैलकुलेट करनी है। कंसिडर करते हैं कि एक हमारे पास Fx कंपोनेंट है x एक्सिस के अलोंग और एक Fy कंपोनेंट है y एक्सिस के अलोंग, और इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो F है, ठीक है। यानी कि
इस F फोर्स के ये दो वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, तो इनको हमने ओ आर और पी, F को ओ आर का नाम दे दिया, ये वही डायग्राम है जो पिछले क्वेश्चन में थी, एफ एक्स को ओ पी का नाम दे दिया और एफ वाई को पी आर का नाम दे दिया। तो अगर हम हेड टू टेल रूल की मदद से देखें तो ओ आर इक्वल है ओ पी प्लस पी आर के, यानी कि इन दो वेक्टर्स का सम इसके रिजल्टेंट के इक्वल है। तो ओ आर कंप्लीटली रिप्रेजेंट करता है फोर्स एफ को, ठीक है, ओ आर रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स एफ को, जिसके कंपोनेंट्स एक्स और वाई कंपोनेंट्स एफ एक्स और एफ वाई हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी आर की मदद से हम ये लिख सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ओ आर स्क्वायर इक्वल होगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर के। ओ आर एफ था, ओ पी एफ एक्स के इक्वल है और पी आर एफ वाई के इक्वल है, तो दोनों तरफ के अंडर रूट लें तो इस तरफ अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एफ इक्वल आ जाएगा अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर के। इसी तरह हम इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थीटा फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे tan थीटा इक्वल टू, यानी कि ये जो ट्रायंगल है ओ आर पी, इस पे tan थीटा अप्लाई करेंगे तो वो परपेंडिकुलर ओवर बेस आता है, यानी कि पी आर ओवर ओ पी। तो पी आर एफ वाई है और ओ पी हमारे पास एफ एक्स है, तो ये tan थीटा इक्वल आ जाता है एफ वाई ओवर एफ एक्स के। यहां से tan इधर जाएगा तो थीटा इक्वल हो जाता है tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स के। तो इस तरीके से ये फोर्स के साथ साथ हम मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स, राइट इट्स मैथमेटिकल फार्मूला। कि मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क क्या होता है और ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और इसका मैथमेटिकल फार्मूला भी लिखना है। तो सबसे पहले अगर हम टॉर्क की बात करें, टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ ए फोर्स और टॉर्क, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई की जाए और वो उस ऑब्जेक्ट में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे, यानी कि वो उस ऑब्जेक्ट को टर्न करे अब एक फिक्स एक्सिस के अक्रॉस, तो उसको हम नाम देंगे कि वो क्या है, टॉर्क है, या उसका दूसरा नाम मोमेंट ऑफ फोर्स है। ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है, तो जो फैक्टर्स हैं जिन पे टॉर्क डिपेंड करता है उनमें सबसे पहले लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्स है, कि वो लाइन अलोंग विच अ फोर्स इज एक्ट्स इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जिस पॉइंट पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये उस पे डिपेंड कर रहा होता है। और दूसरा मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म से मुराद परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पिवट पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान, यानी कि जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई की जा रही है उधर से लेकर पिवट पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये उस पे भी डिपेंड कर रहा होता है टॉर्क। अब ये कैसे डिपेंड कर रहा होता है, यानी कि क्या चीज इंक्रीज होने से क्या चीज इंक्रीज करती है। पहले तो ये जो टॉर्क है या मोमेंट ऑफ फोर्स ये एफ और मोमेंट आर्म एल पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर हमारे पास फोर्स ग्रेटर होगी तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी ग्रेटर होगा, यानी कि टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और अगर लेंथ इंक्रीज कर दी जाए, जो मोमेंट आर्म है वो इंक्रीज कर दिया जाए, तो टॉर्क उस वक्त भी ग्रेटर होगा। यानी कि फोर्स और मोमेंट आर्म इन दो पे टॉर्क डिपेंड कर रहा था, इन दोनों में से कोई एक भी इंक्रीज करे तो टॉर्क इंक्रीज होगा, क्योंकि टॉर्क इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका फार्मूला हमारे पास होता है टॉर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे और जो मोमेंट आर्म होगा, यानी कि पिवट पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का डिस्टेंस, तो फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है और मोमेंट आर्म को एल से, टॉर्क इक्वल आ जाता है एफ एल के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज कपल, हाउ डज इट हेल्प टू रोटेट
स्टीयरिंग व्हील्स। कपल की डेफिनेशन लिखनी है और इसमें यह बताना है कि ये स्टीयरिंग व्हील को रोटेट करने में कैसे मदद देता है और इसका मैथमेटिकल फार्मूला भी लिखना है, उसको प्रॉपर ड्राइव करना है। तो सबसे पहले हम कपल की बात करें तो जब दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम ना हो तो उसको हम नाम देते हैं कपल का। इसको एग्जांपल की मदद से नेक्स्ट जैसे आपका स्टीयरिंग व्हील होता है, वो जब एग्जांपल आएगी तो वहाँ पे आपको डायग्राम की मदद से भी प्रॉपर समझाया जाएगा कि जो कपल है वो टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की मदद से अप्लाई होता है। ये आपको बैकग्राउंड पे जो लोगो नज़र आ रहा है वो एक सर्कल की फॉर्म में है। इसके दोनों एंड्स पे अगर यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई की जाए और इस हिस्से पर अपवर्ड फोर्स अप्लाई की जाए तो वो दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड उनका सेम हो लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है और उनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो वो एक कपल प्रोड्यूस करेंगी। अब ये व्हील को रोटेट करने में कैसे मदद देती है? जब एक ड्राइवर व्हील को टर्न करता है तो वो फोर्स अप्लाई करता है किस पे? स्टीयरिंग व्हील पे। उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? बेसिकली टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होता है, दो किस्म का टॉर्क। एक हमारे पास उस व्हील के ऊपर एक फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है और दूसरा दूसरी फोर्स की मदद से। वो दोनों टॉर्क्स मिलकर कपल प्रोड्यूस करते हैं। तो उस कपल की मदद से स्टीयरिंग व्हील को घुमाना आसान होता है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये अगर इसकी बात की जाए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड करते वक्त तो ये एक स्पैनर है जिसकी मदद से कार का नट ओपन किया जाता है। अब इस स्पैनर की मदद से एक तरफ फोर्स अपवर्ड लगाई जाती है, ये हमारे पास मिड पॉइंट है ओ, तो ये एक पॉइंट एक एंड है और दूसरा ये एंड है। एक एंड ए है, यहाँ पर फोर्स लगेगी और दूसरा एंड बी है, दूसरी फोर्स यहाँ पर लगेगी। तो इन दो फोर्सेस की मदद से कपल फॉर्म होगा। यहाँ पर ये लिखा गया है कि डबल आर्म स्पैनर इज यूज्ड टू ओपन अ नट। एक डबल आर्म स्पैनर इस्तेमाल किया जाता है नट को ओपन करने के लिए। इसके ऊपर दो फोर्सेस लगाई जाती हैं, उनमें से हर एक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो एफ है और ये ओ पॉइंट से एक फोर्स ए पॉइंट पे लगाई जाती है ए डिस्टेंस पे, यानी कि एक फोर्स का डिस्टेंस ओ ए है और दूसरी फोर्स का डिस्टेंस ओ बी है। तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो इक्वल होगा एफ मल्टीप्लाई बाय ओ ए, यानी कि इस फोर्स की वजह से और इस मोमेंट आर्म की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसको एफ क्रॉस ओ ए लिखा और दूसरा टॉर्क प्रोड्यूस होगा इसकी मदद से ओ बी मोमेंट आर्म की मदद से। फोर्स यहाँ पे भी जो लग रही है वो इसी फोर्स के इक्वल है, तो ये एफ मल्टीप्लाई बाय ओ बी होगी। तो एक ये टॉर्क प्लस दूसरा टॉर्क, इन दोनों को यहाँ से एफ कॉमन आ जाता है, एफ इंटू ओ ए प्लस ओ बी आ जाएगा। ओ से ए तक और ओ से बी तक का जो डिस्टेंस है ये ए बी के इक्वल है, तो इसकी जगह पे हम ए बी लिख देंगे। तो कपल को फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या आ गया? एफ मल्टीप्लाई बाय ए बी, यानी कि कोई भी एक साइड की जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो। तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाता है कपल फाइंड करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन इन ए बॉडी ऑन इट्स सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन लिखनी है और मास डिस्ट्रीब्यूशन का इफेक्ट क्या होता है सेंटर ऑफ मास पे, यानी कि मास डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है, तो वो पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली कभी डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं और कभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए होते। तो उस चीज़ का इफेक्ट बताना है कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम सेंटर ऑफ मास की बात करें तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम इज सच अ पॉइंट
where an applied force causes the system to move without rotation। कि किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पर अप्लाई की जाने वाली फोर्स उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाती है रोटेट किए बगैर। ठीक है, यानी कि अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट किए बगैर कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप उसके ऊपर किसी एक हिस्से पर फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स उस पॉइंट पर लगाई जाए कि वो ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट, एक फिक्स पॉइंट के अक्रॉस रोटेट ना करे, तो उसको हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ मास का। लाइक आपके पास अगर एक स्केल है, स्केल 0 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक उसके ऊपर पॉइंट्स लगे होते हैं। अगर आप 15 के अलावा किसी भी और पॉइंट पे फिंगर की मदद से फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो स्केल रोटेट कर जाएगा। लेकिन अगर आप 15 पे फिंगर रख के उसको फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो आप स्केल देखेंगे कि पूरे का पूरा स्केल सीधा सामने उसी डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, तो वो उसका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। ये उस केस में होता है जब हमारे पास जो स्केल के ऊपर मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म हो। नेक्स्ट इफेक्ट पूछा गया था, तो अगर हम इफेक्ट की बात करें कि सेंटर ऑफ मास पे क्या इफेक्ट पड़ता है मास डिस्ट्रीब्यूशन का, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास थ्रू आउट द बॉडी डायरेक्टली अफेक्ट्स द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। जो डिस्ट्रीब्यूशन है मास की बॉडी पे वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को। अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी बॉडी पे अनइवन या एसिमेट्रिकल हो तो सेंटर ऑफ मास लोकेट नहीं करता ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। इस लाइन का मकसद बताने का ये है कि लाइक आपके पास एक डिस्क है, जो सीडी होती है, उसके ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं या जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया होता है। इस वजह से अगर सेंटर वाले होल को भी वो अंदर से बंद हो, सेंटर वाला होल भी सीडी का अंदर से बंद हो, तो आप देखेंगे कि वो अपने सेंटर पे बैलेंस हो जाती है। लेकिन अगर उसका मास यूनिफॉर्म ना हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, यानी कि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है या एसिमेट्रिकल है, तो वो अपने सेंटर पे बैलेंस नहीं होता, यानी कि उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ज्योमेट्रिक सेंटर पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। उस ऐसे केसेस में क्या होता है, सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट टूवर्ड्स रीजन वेयर हायर मास कंसंट्रेशन। ऐसे केसेस में सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट की तरफ शिफ्ट कर जाता है जिस तरफ हायर मास हो। लाइक आप अगर हैमर की बात करें, हथौड़े की बात करें, तो उसका दस्ता जो होता है वो लकड़ी का है या प्लास्टिक का है, और उसका जो हिटिंग पॉइंट है जिधर से हम हिट करते हैं वो लोहे का होता है। लोहा ज़्यादा भारी होता है तो मास कंसंट्रेशन लोहे की तरफ ज़्यादा होती है, इस वजह से उसका मास सेंटर ऑफ मास जो है वो उस लोहे वाली साइड की तरफ होगा। तो मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन ए बॉडी डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द लोकेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास जो होता है किसी भी बॉडी का वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है उसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन को, और ये सेंटर ऑफ मास वाइटल रोल प्ले करता है किसी भी बॉडी के स्टेबिलिटी के हवाले से। स्टेबिलिटी से मुराद ये है कि जैसे रेसिंग कार्स बनाई जाती हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास जितना नीचे हो सके रखा जाता है, यानी कि ज़मीन से जितना करीब हो सके रखा जाता है ताकि वो स्टेबल रहें। तो सेंटर ऑफ मास काफ़ी वाइटल रोल प्ले करता है डेली लाइफ में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेयर विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दीज रेगुलर शेप्ड बॉडीज, सर्कुलर प्लेट, rectangular and square plate, triangular plate, cylinder, sphere. Also draw a figure to support your answer। कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है वो बताना है, और उसके बाद ये कुछ शेप्स बताई हैं, रेगुलर शेप्स हैं, इनका हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताना है, और एंड में डिफरेंशिएट बिटवीन द सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस भी बताना है। तो सबसे पहले हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहां पे उस बॉडी का होल वेट एक्ट कर रहा होता है, यानी कि कोई भी बॉडी जिस पॉइंट पे बैलेंस हो जाती है उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम देंगे। पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी का वो पॉइंट
जहाँ पे वो बॉडी ऐसा लगता है कि इस पॉइंट पे उसका होल वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम दे देंगे हैं। इसको एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं कि जैसे उन्होंने एग्जांपल्स कही हैं, रेगुलर शेप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले सर्कुलर प्लेट का पूछा गया है, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट का, सॉलिड स्फीयर का या हॉलो स्फीयर का, वो उसके सेंटर पे होता है। ठीक है, ये प्लेट है, सॉलिड स्फीयर है या हॉलो स्फीयर है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बिल्कुल सेंटर पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। दूसरा पूछा गया था रेक्टेंगुलर या स्क्वायर प्लेट का। तो अगर हम रेक्टेंगुलर या स्क्वायर प्लेट की बात करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है यूनिफॉर्म स्क्वायर या रेक्टेंगल का, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ इस डायगोनल्स होते हैं। जैसे कि ये आपके पास स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है, तो इसके जो डायगोनल्स हैं वो जिस पॉइंट पर आकर मिलते हैं उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रायंगल सिलेंडर का पूछा गया है। स्फीयर का यहाँ पे बता दिया है, इसी में वो सेम होता है। ट्रायंगल और हमारे पास रह गए हैं सिलेंडर। तो अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो पॉइंट होता है जहाँ पे उस ट्रायंगल के मीडियंस एक पॉइंट पर आकर मिल रहे होते हैं। ये ट्रायंगल है, इसके मीडियंस जिस पॉइंट पे आकर आपस में मिलते हैं उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम देते हैं। मीडियन से क्या मुराद होती है कि जो एंगल है उसके एंगल के सामने वाली जो साइड है उसके बिल्कुल सेंटर पे हम उस एंगल को ज्वाइन करें, उस लाइन को ज्वाइन करें, तो वो हमारे पास मीडियंस आते हैं। तो वो जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। इसके बाद जो सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर पे मौजूद होता है, मिड पॉइंट होता है उसका, उसके एक्सिस पे, उसको हम नाम देते हैं कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस सॉलिड सिलेंडर का। लास्ट में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिफरेंस पूछा गया था। तो सेंटर ऑफ मास की बात करें तो सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहां पे उस बॉडी का इंटायर मास सपोज करते हैं कि वो कंसंट्रेट कर रहा है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिक्स्ड पॉइंट होता है जहां पे उस बॉडी का होल वेट एक्ट कर रहा होता है। यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां पे बॉडी जो है वो बैलेंस हो जाती है, और सेंटर ऑफ मास जो होता है वो इंटायर मास उस बॉडी का सपोज करते हैं कि वो कंसंट्रेट कर रहा है, यानी कि उस पॉइंट पे मौजूद है। दूसरा, इट रेफर्स मास ऑफ द बॉडी। दूसरा पॉइंट ये है कि ये बॉडी के मास के बारे में बताती है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, ये किसके बारे में बताती है, वो बॉडी जितने पार्टिकल से मिलकर बनी होती है उन पार्टिकल्स का जो वेट है वो डाउनवर्ड होता है, उस वेट के बारे में बता रही होती है कि वो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तीसरा है, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करते हैं, और नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड हो तो उसमें सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ कैन यू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड थिन शीट ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की थिन शीट है, इरेगुलर शेप है, और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है। पहले हमने रेगुलर शेप्ड के बारे में तो बता दिया कि उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब इरेगुलर शेप्ड बॉडी आती है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हम प्लम लाइन यूज करते हैं। प्लम लाइन क्या होती है कि जैसे एक स्ट्रिंग के साथ आप कोई भी स्टोन बांध दें या कोई भी ऑब्जेक्ट बांध दें जिसका वेट जो है वो उसको स्ट्रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस कर देता है, तो उसको हम एज ए प्लम लाइन यूज कर सकते हैं। नॉर्मली प्लम लाइन आपने मिस्त्रियों के पास देखी होगी, वो दीवार बनाते वक्त उसको दीवार को सीधा रखने के लिए प्लम लाइन इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो बनाते वक्त ऊपर की तरफ टेढ़ी ना हो, सीधी हो, तो उसको प्लम लाइन की मदद से सीधा रखा जाता है। अब हम इसके स्टेप्स देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक इरेगुलर शेप्ड थिन शीट का कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले इरेगुलर पीस कार्डबोर्ड लेते हैं या थिन शीट लेते हैं और उसमें होल्स कर देते हैं ए, बी और सी। ये हमने शीट ली और इस शीट का होल ए, बी और सी हमने कर लिया उसके एजेस पे। नेक्स्ट क्या किया, एक नेल फिक्स की वॉल पे, यानी कि एक कील लगा दी दीवार के ऊपर,
और उस कार्डबोर्ड को उस कील की मदद से हैंग कर दिया, सपोज होल ए के ज़रिए से। यानी कि यहाँ पे इस प्लास्टिक शीट के ऊपर जो होल किया था, इस होल की मदद से इस शीट को उस कील के साथ हैंग कर दिया, तो ये इस शेप में लटक जाएगी, सो दैट द कार्डबोर्ड कैन स्विंग फ्रीली अबाउट ए। जो कार्डबोर्ड है या प्लास्टिक शीट है वो इस ए के अक्रॉस फ्रीली हैंग कर सकता है, स्विंग कर सकता है। अब हम क्या करेंगे कि कार्डबोर्ड रेस्ट पे आ जाएगा, तो हम इस नेल के साथ ये जो प्लम लाइन है ये लटकाएंगे और इसकी स्ट्रिंग के साथ हम यूं करके लाइन लगा देंगे इस प्लास्टिक शीट के ऊपर, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन लग जाएगी। इसके बाद हम ये काम करेंगे कि होल बी के साथ हम इसको हैंग करेंगे इस शीट को, और ये फ्रीली जब हैंग हो जाए तो यहाँ पे भी हमने प्लम लाइन लटका कर इसकी स्ट्रिंग के साथ दूसरी लाइन लगा दी, और इसके बाद सी के साथ हमने हैंग किया, और ये जब फ्रीली हैंग हो जाए तो यहाँ पे प्लम लाइन लटकाने के बाद इसकी स्ट्रिंग के साथ हमने एक और लाइन लगा दी। तो ये तीनों लाइंस एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं, वो पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है, ठीक है। ये तीनों लाइंस जिस पॉइंट पर आकर मिलती हैं वो इस शीट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, और इस पॉइंट पे ये शीट जो है वो बैलेंस कर जाती है। सेंटर ऑफ मास हमारे पास वो पॉइंट होता है जहां पे जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट जो है वो बैलेंस हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफाइन इक्विलिब्रियम, व्हाट आर इट्स टाइप्स, गिव्स एग्जांपल्स। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बतानी है, उसकी टाइप्स बतानी है और एग्जांपल देनी है। तो सबसे पहले अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स है, कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो उसको हम नाम देते हैं कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। या अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में उस वक्त हो सकती है जब उसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो रहा हो, ठीक है। बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा जब उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो, या उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो जीरो हो, तो उसको इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाएगा। मजीद इसकी टाइप्स की बात की गई है, तो जो इक्विलिब्रियम की टाइप्स हैं उनको दो टाइप्स, इक्विलिब्रियम को दो टाइप्स हैं हमारे पास मेन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक से मुराद होता है रुका हुआ, तो ऐसा इक्विलिब्रियम जो रेस्ट की हालत में ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होगा उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। जैसे कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है कि व्हेन ए बॉडी इज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एंड टॉर्क्स एक्टिंग टुगेदर, द बॉडी इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, चाहे टॉर्क्स अप्लाई हो रहे हैं, और इन फोर्सेस और टॉर्क्स की मौजूदगी में वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में मौजूद है, तो उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। जैसे कि टेबल के ऊपर जो बुक पड़ी है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हालत में होगी, क्योंकि इसका वेट डाउनवर्ड है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स टेबल की वजह से अपवर्ड है। तो ये वेट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को कैंसल आउट कर देता है, तो ये बुक जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हालत में होगी। नेक्स्ट डायनामिक इक्विलिब्रियम है, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में बॉडी मूव करेगा। When a body is moving at uniform velocity under the action of several forces and torques acting together, the body is said to be in dynamic equilibrium. कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं या टॉर्क्स अप्लाई हो रही हैं, और वो उन फोर्सेस या टॉर्क्स की मौजूदगी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम को मजीद दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ये दरम्यान में नहीं आएगा, ये आपने नहीं लिखना, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ये यहाँ पर नहीं आएगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम को मजीद दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जो डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, जब कोई बॉडी मूव कर रहा हो यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी के साथ, तो उसको हम डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी यानी कि एक लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। जैसे कि अगर एक पैराट्रूपर है वो नीचे गिर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो उसको हम डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं।
उसकी वेलोसिटी को डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। और जो डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, इसमें ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होगा यूनिफॉर्म मोशन के साथ, जैसे कि सीलिंग फैन है, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसको हम कहेंगे कि वो डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम की हालत में है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन। इक्विलिब्रियम की कंडीशंस के बारे में बताना है। तो इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हैं हमारे पास। देयर आर टू कंडीशंस फॉर ए बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, उनको बेसिकली नाम देते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देखते हैं। A body is said to be satisfy first condition for equilibrium if the resultant of all the forces acting on it is zero। कि अगर किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्सेस का सम इक्वल टू जीरो हो तो हम कहेंगे कि वो बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कर रही है। मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ फोर्सेज हों, लाइक F1, F2, F3 अप टू Fn, और वो एक्ट कर रही हैं किसी भी बॉडी पे इस तरह से कि इन तमाम फोर्सेस का सम जो है वो इक्वल टू जीरो हो, तो इसको हम कहेंगे कि ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। यानी कि अगर हम इसको सिंगल फॉर्म में लिखना चाहें, एक जनरल इक्वेशन में लिखना चाहें, तो समेशन एफ इक्वल आ जाएगा जीरो के। समेशन एफ से मुराद जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उनका सम। तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की इक्वेशन आ जाती है। इसको मजीद हम चाहें तो लिख सकते हैं एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में डिवाइड करके, यानी कि फोर्सेस जो हैं वो अगर एक्स एक्सिस में अप्लाई हो रही हैं उनका सम और फिर वाई एक्सिस में अप्लाई हो रही हैं उनका सम, तो वो भी इक्वल टू जीरो ही होगा। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन शॉर्ट में आता है या लॉन्ग में आता है, उस हिसाब से आपने लिखना होता है। इसके बाद सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, तो बल्कि इसकी एग्जांपल भी पूछी गई थी, तो हम एग्जांपल बताते हैं कि बुक लाइंग ऑन ए टेबल इज एट रेस्ट थस सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम। बुक अगर टेबल के ऊपर रेस्ट की हालत में है तो उसका वेट डाउनवर्ड होता है और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो अपवर्ड होती है। तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं, जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि बुक जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में है। इसके बाद सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, तो अगर किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई होने वाले तमाम टॉर्क्स का सम इक्वल टू जीरो हो तो हम कहेंगे कि वो बॉडी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फुलफिल कर रही है। मैथमेटिकली इसको लिखते हैं समेशन टॉ इक्वल टू जीरो, यानी कि जितने भी टॉर्क्स उसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं उनका सम इक्वल टू जीरो होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एक्सप्लेन ईच स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कि डिफरेंट स्टेट्स क्या हैं इक्विलिब्रियम की और एग्जांपल्स की मदद से हर स्टेट को एक्सप्लेन भी करना है। हमारे पास तीन मेन स्टेट्स हैं इक्विलिब्रियम की। फर्स्ट स्टेट को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, दूसरी स्टेट जो है उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाता है और तीसरी स्टेट को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले हम स्टेबल इक्विलिब्रियम देखते हैं। A body is said to be in stable equilibrium if after a slight tilt it returns to its previous position। कि किसी भी बॉडी को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम का नाम देंगे अगर उसको थोड़ा सा अपनी जगह से हिलाया जाए और वो वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाए, तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाएगा। इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, स्टेट में, when a body is in stable equilibrium its center of gravity is at the lowest position। तो जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो हमेशा लोएस्ट पोजीशन पे होता है। लाइक आप अगर इस एग्जांपल की मदद से देखें तो किसी भी बॉडी को अपनी पोजीशन से थोड़ा सा हिलाया जाए तो वो वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाती है। इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का। या आपकी बुक में जो एग्जांपल है कि एक पेंसिल है, अगर हम उसको वर्टिकली खड़ा करें, बल्कि हॉरिजेंट एक बुक है वो हॉरिजेंटली टेबल के ऊपर पड़ी हो, तो उसको हम एक कोने से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाएं तो वो वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाती है। वो भी स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो आप दोनों में से कोई भी कंडीशन लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एनिमेशंस इन में मौजूद हैं तो इस वजह से मैंने ये एग्जांपल्स यहाँ पर लिखी हैं।
दूसरी हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसी भी बॉडी की वो स्टेट होती है जिसमें उस बॉडी को थोड़ा सा हिलाने के बाद वो वापस अपनी पहली पोजीशन में नहीं आती। और इस कंडीशन में क्या होता है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो उस बॉडी का हाईएस्ट पोजीशन पे होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। लाइक ये हमारे पास बॉल है और बॉल को अगर इस पोजीशन से हल्का सा टिल्ट किया जाए तो ये वापस अपनी पहली पोजीशन में नहीं आती। इसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। या बुक के अंदर जो एग्जांपल है उसमें अगर एक पेंसिल वर्टिकली खड़ी की गई है, उसको अपनी पोजीशन से थोड़ा सा हिला दिया जाए तो वो वापस अपनी पहली पोजीशन में नहीं आती, उसको भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसके बाद लास्ट स्टेट है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जो बॉडी है वो अपनी ओल्ड पोजीशन में नहीं आती बल्कि न्यू पोजीशन में चली जाती है अगर उसको अपनी पोजीशन से थोड़ा सा हिलाया जाए। उसको हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। और इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सेम रहती है। यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो हाइट है वो सेम रहती है। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है कि जैसे एक फ्लोर है या टेबल है, उसके ऊपर एक बॉल पड़ी है और उस बॉल के ऊपर उसको थोड़ा सा हिलाया जाए, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए तो वो एक न्यू पोजीशन में चली जाती है और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज नहीं होता, उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट भी सेम रहती है। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के कम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। और अगर आप हमसे किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।